आज क्योंकि आप लोगों का प्री बोर्ड्स है, कल शायद प्री बोर्ड्स है आप लोगों का, या आप अभी देख रहे हो तो फाइनल के लिए भी देख सकते हो। तो मतलब ओवरऑल जो चैप्टर जितना मैं पेजेस में समझाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स लोगों को, तो वो मैं एक बार वीडियो में समरी कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, जब आप लोग फाइनली एक चैप्टर को रीड कर रहे हो तो उससे पहले आप लोग ये वीडियो को देख लो, कि ताकि यहाँ पे जितना भी आपका एनसीईआरटी में जितना भी आपका बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम लोग जिस चैप्टर का बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली बात है कि जो केमिकल रिएक्शन जो भी होता है वहाँ पे, जैसे हम लोग जिसे बोलते हैं बैलेंसिंग, तो वहाँ पे मेनली क्यों होता है ऐसा, जो रिएक्शंस कर रहा है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बाद में आ रहा है, रिएक्शन के बाद आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स एंड जो प्रोडक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कभी भी मास जो है क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो मतलब आपको जितना आप रिएक्टेंट्स लेंगे, जो उससे फॉर्म होगा उसका ही सिर्फ क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और बैलेंसिंग में सीबीएसई में जो पैटर्न आता है आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कि मेनली वहां पे आपका आ जाएगा कि एमसीक्यू टाइप का, कि दे देगा कि कौन सा बैलेंसिंग करना होता है, और उन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि कैसे आपको उस मतलब मिनिमम टाइम में आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, वो बहुत इजी आ जाता है। हम आपसे आशा रखते हैं कि वो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा जाए, सबसे पहले जो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं एक्चुअली कैसे काम करता है, तो पहले हम लोग लेते हैं कि ये अगर टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ, टाइप ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इसके अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करेंगे तो फिर कैसे कैसे आएगा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा अगर बात करते हैं यह आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फोर्थ वन यह आएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर बनाएगा ए बी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं कंपोनेंट है ए बी, तो ये यहां पे टूट जाएगा और बनाएगा ए प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसका टाइप मान लेते ए बी साथ में है और यहां पे है आपका सी, तो फिर यहां से बनेगा कि पहले जो बी था, बी वो ए के साथ था ना, अभी जो ये सी है तो ऐसे हो जाएगा ए सी प्लस बी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मान लेते ए बी है और आपका सी डी है, तो ये जो सी और डी एक साथ था, तो ये दोनों क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब ए सी प्लस बी डी। तो अगर आप लोगों का एमसीक्यू में अगर कभी भी आता है कि वो कैसे होता है, तो आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, बस आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न हो रहा है। कभी भी अगर कुछ एक दिया है वहां से टूट जा रहा है, तो फिर वहां से क्या आता है, वो अगर वो आएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अभी सीबीएसई ना उतना इजी सवाल करता नहीं है, वो लोग आपको पता तो होगा कि ये कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है, साथ में वो लोग क्या देता है पता है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या आता है, अच्छा यहाँ पे हर एक रिएक्शन का हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे क्या, अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है क्विकलाइन, क्विकलाइन, इसके साथ अगर हम लोग वाटर दे देते हैं तो फिर क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हीट।
तो मतलब ये वाला क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वाला रिएक्शन आ जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम लोगों ने हीट दे दिया देन ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या होगा, CO2। तो फिर यहां पे देखिए हीट देना पड़ रहा है, दैट मीन्स दिस कम्स अंडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और नॉर्मली क्या होता है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, याद रखने का क्या टेक्निक है, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सो और एग्जिट में एक आपको सिमिलरिटी दिखता है ना, तो यहां पे अगर एक्सोथर्मिक है तो मतलब रिएक्शन के बाद वहां से हीट निकल रहा है, हीट इज गेटिंग लाइक एग्जिटेड। ओके, तो यहां से हीट निकल रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक लाइक आपको हीट देना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या, एंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे मान लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, तो ये आएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस क्या, कॉपर। सो ये आपका देखिए पहले जो सल्फेट था और कॉपर ये टुगेदर था, है ना, और यहाँ पे जिंक क्या, ये अकेला था। तो अभी जिंक किसके साथ हो गया, जिंक अभी हो गया सल्फेट के साथ, और ये कॉपर जो है वो अकेला है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बराबर ना। और अभी आपको बचा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट अगर हम लोग लेते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बनेगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, बराबर ना। तो ये आ गया आपका अलग अलग टाइप, ठीक है, रिएक्शन का ये आ गया आपका अलग अलग टाइप। तो जितना भी रिएक्शन ये याद रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही ज्यादा आता है। इवन CBSE का जितना भी ट्रेंड हम लोग देख चुके हैं जो MCQ में, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ अगर कुछ ऑप्शन होता है तो कौन सा फीड बैठता है, वो बैठता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर डिकम्पोजिशन होता है तो आपका एंडोथर्मिक। अभी देखिए ये जो एंडोथर्मिक है इसके अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन आ जाता है। मतलब क्या, देखिए हर एक सेगमेंट में अगर आपको हीट देना है उसके बाद डिकम्पोज होगा, तो देयर आर सर्टेन वेज दैट बाय विच यू कैन गिव हीट आल्सो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक फैक्टर चाहिए जो उसको क्या डिकम्पोज करेगा। तो ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका थर्मल हो सकता है, मतलब आप हीट दो डिकम्पोज करने के लिए, या तो आप इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हो डिकम्पोज करने के लिए, या तो आप सनलाइट दे सकते हो डिकम्पोज करने के लिए, बराबर। सो ये यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा, बाकी हमने ये सबका हमने यहाँ पे कर दिया ये वाला। तो मैं फिर से और एक बार रिवीजन कर देता हूँ स्पेशली प्रियन के लिए। प्रियन को थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लीजिए प्रियन आराम से, लेकिन आप समझिए, समझ के जाइए। और ये जो आप अभी देख रहे हो ना, इसको सिर्फ देखो मत, आप कॉपी लो और साथ में वहीं पे करो, समझे ना। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब A प्लस B है, तो क्या फॉर्म हो गया AB। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब AB और क्या हुआ, A और B अलग अलग हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाता है, अब जैसे कॉपर सल्फेट के साथ, सल्फेट किसके साथ था, कॉपर के साथ, बाद में यहाँ पे सल्फेट कहाँ पे हो गया, प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर अभी क्या है, अकेला है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लाइक यू आर चेंजिंग योर पोजीशन। याद कैसे रखना है, आप लोग दो दोस्त हो मान लीजिए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अंशु और जो प्रियन है वो दोनों मान लीजिए साथ में बैठे हैं, ठीक है, साथ में बैठे हैं। तो अंशु और प्रियन साथ में बैठे हैं, तो अचानक से एक दिन प्रियन ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो प्रियन जाके किसी और दूसरे फ्रेंड के साथ बैठ गया। तो ये क्या हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। वो जो पोजीशन था पहले जहां पे बैठ रहा था, अभी वहां पे नहीं बैठ रहा है, तो इसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो इस यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी और एक हो सकता है कि दो फ्रेंड्स हैं, एक मान लेते हैं शुभदीप है, शुभदीप और दूसरा अंशुमन है, शुभदीप और अंशुमन साथ में बैठते हैं। और एक मान लेते हैं प्रियन और रतन साथ में बैठते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, तो
दोनों ने अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिया। जो शुभदीप है वो अभी रतन के साथ बैठने लगा और जो प्रियन है वो अभी अंशु के साथ बैठने लगा। तो ये जो पोजीशन चेंज कर लिया इन लोगों ने, ये कैसे होता है? ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिर्फ निमोनिक्स है कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कैसे याद रखोगे। बस आपको एक टेक्निक पता होना चाहिए कि ऐसे काम करता है, एक फैक्टर काम करना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ हाँ इस तरीके से तो आता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपका आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है? ये एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन के ये कैसे काम करता है? एसिड और जो बेस है वो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद वहां पे आपका, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं HNO3, HNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये तो आपका है एसिड और ये आपका है क्या? बेस। तो ये दोनों अगर रिएक्शन कर लिए तो रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा? रिएक्शन करने के बाद आएगा आपका NaNO3 प्लस क्या? वाटर। तो ये है नाइट्रेट सॉल्ट, इसका नाम आता है आपका सोडियम नाइट्रेट, और ये आपका आता है क्या? वाटर। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रहा है कि जो एसिड और बेस है वो रिएक्शन करने के बाद आपका बनता है सॉल्ट प्लस क्या? सॉल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर बनता है। ये जो एसिड और बेस उसका रिएक्शन होने के बाद आपका क्या बनता है? वो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक, अभी तो शादी का सीजन भी चल रहा है, तो कोई शादी में गया तो बहुत कुछ खा लिया। अभी खाने के बाद क्या हुआ, तो अचानक अगले दिन वो थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। कई बार होता है, तो मान लेते थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। अभी वो जो एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ उसके बाद क्या हुआ? एसिडिटी का प्रॉब्लम होने के बाद अभी आप क्या करेंगे? उसको देखो, एसिड आपके वहां पे है, मतलब आपके वहां पे HCl का जो है कंसेंट्रेशन वो क्या हुआ? वो बढ़ गया। HCl का कंसेंट्रेशन, हमारे जो स्टोमक पे HCl रिलीज होता है तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो मतलब अभी आपका एसिडिटी हो गया। तो वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है? तो मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा MgCl2 प्लस आ जाएगा क्या? आपका वाटर। तो देखा ये क्या हुआ? ये तो फिर ये क्या हुआ? ये एक सॉल्ट हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका क्या? वाटर। तो इस हिसाब से ये जो एसिड और बेस रिएक्शन करने के बाद आपका क्या होता है? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आता है, ये दिस कैटेगरी कम्स अंडर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड के साथ बेस का जब रिएक्शन होता है तब आपका जो सॉल्ट और क्या? वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये जो कंपोनेंट है जिसको हमने ये बोला, इसे बोलते हैं एंटासिड, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, अच्छे से याद रखना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये वाला जो है ना सेगमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिस बेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिकली वो क्या होता है? वो एंटासिड होता है। एंटासिड अगेंस्ट द एसिड। तो वो कम हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिलता है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल इनो हो गया, इनो खाते हैं ना हम लोग, वो वाला, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ गया आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन से क्या समझ में आता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को दो फैक्टर आता है यहाँ पे, कि ऑक्सीडेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर हम लोग लिखे ऑक्सीडेशन और हम दूसरा लिखते हैं रिडक्शन। अभी ऑक्सीडेशन से ना, देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन will be connected or added or
रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब या तो ऑक्सीजन आपका कनेक्ट होगा या तो आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब या तो आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। मतलब अभी के थ्योरी के हिसाब से आप क्या याद रखेंगे? अगर ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ, ऑक्सीजन विल बी एडेड और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन या कहीं से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो फिर वो किस कैटेगरी में आ गया? वो आ गया आपका ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में। रिडक्शन मतलब जो जहां पे ऑक्सीजन आपका क्या होगा? ऑक्सीजन आपका रिलीज होता रहेगा, सो वो आपका किस में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा आपका रिडक्शन में, बराबर ना। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, बहुत अच्छी तरीके से, कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कनेक्ट होगा या हाइड्रोजन रिलीज होगा। रिडक्शन मतलब या तो ऑक्सीजन रिलीज होगा या तो क्या होगा? या तो हाइड्रोजन क्या होगा? कनेक्ट होगा। इसका सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब इसको आप मतलब याद रखिए, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का होना तो जरूरी है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। या रिवर्स में क्या आता है? रिवर्स में क्या आता है? कोई अगर कनेक्ट होगा तो किसी को छूटना भी तो पड़ेगा, या तो फिर रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन। इसको इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि ये बाइनरी थिंग है, तो एक को याद रखना तो बाकी मतलब ऑटोमेटिकली आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ओके दूसरे तरीके से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, यहां पे ऑक्सीडेशन का एग्जांपल क्या लेंगे बताइए? ऑक्सीडेशन का एग्जांपल इस तरीके से लेंगे कि मान लेते सोडियम है और हमने दे दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगा? सोडियम और ऑक्सीजन है, तो ये बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड। तो बैलेंस करते हैं, 4O2 2। तो ये क्या, देखिए ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? कनेक्ट हो रहा है ना। तो अगर ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है मतलब ये किस में आ गया? ऑक्सीडेशन में आ गया। अभी देखिए दूसरा हम लोग एक लेते हैं, CH3 CH2 OH, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है? ये इसका नाम है मिथ इथ, मतलब इथानॉल, ठीक है। तो इसको अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये है एल्कोहल कैटेगरी। तो यहां से ये बन गया CH3 CHO, और एक हाइड्रोजन जो है आपका वो रिलीज हो गया। तो हाइड्रोजन क्या रिलीज हुआ ना, तो ये क्या हुआ? फिर ऑक्सीडेशन के कैटेगरी में आ गया। और यहाँ पे ये क्या बन गया? ये बन गया इथानॉल। इथानॉल मतलब ये आपका आ जाता है एल्डिहाइड के कैटेगरी में, बराबर। समझ में आया? अच्छा, अभी रिडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। रिडक्शन का एग्जांपल नहीं, रिडक्शन का कौन सा एग्जांपल लेते हैं? रिडक्शन का सोडियम के साथ करवा देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन, तो ये आ गया NaH, बराबर ना। ओके, NaH। दूसरा वाला एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं? ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस क्या? कार्बन। तो ये बन गया आपका जिंक प्लस क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। बस ये आ गया। तो फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल के कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? फिर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो भी वो भी आ गया आपका रिडक्शन में। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन अगर कनेक्ट हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन अगर निकल रहा है इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है, दैट्स इट। और एक अगर कोई रिएक्शन है जहां पे के देखिए, एक जगह से अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो दूसरी जगह जाके कनेक्ट होगा। तो एक का अगर रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो इसीलिए और एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पे आपका क्या
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ में होता है, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो फिर करते हैं फिर। तो करते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जहां पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ में होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर प्लस H2O। अभी देखिए कॉपर जो है ये वाला, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलना मतलब क्या, ऑक्सीजन निकलना मतलब रिडक्शन ना, ऑक्सीजन अगर निकल गया तो ये हो गया आपका रिडक्शन। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन हुआ और ये क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर एमसीक्यू में भी आपको मिल सकता है कि चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज रिडॉक्स रिएक्शन। एसेशन रीजनिंग में भी हेल्प आता है। ये जो ओवरऑल हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा एसेशन रीजन, एमसीक्यू, इन सब कुछ केस बेस्ड स्टडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको दिमाग को शांत करना है और आराम से कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरोशन और रैंसिडिटी। तो कोरोशन और रैंसिडिटी क्या होता है, कोरोशन और रैंसिडिटी क्या होता है देख लेते हैं एक बार। कोरोशन और रैंसिडिटी क्या होता है, ओके। सो और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि व्हाट इज कोरोशन। सो अ फिनोमेनन ड्यू टू विच the metals are eaten by the different factors like air, water or chemicals present in the atmosphere is called corrosion. Okay, so the phenomenon due to which the metals are slowly eaten by the different kind of factors like air, water and chemicals present in air, right, or atmosphere is known as corrosion. Okay, now द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब, तो यहाँ पे आपका जो मेन कंपोनेंट होगा कि हम लोग देखते हैं कभी कभी जो आयरन्स होता है यहाँ पे, इवन सबसे बढ़िया बात है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब कभी भी हम लोग नया घर जब बनाते हैं ना, तब वहाँ पे जब हम लोग नया आयरन लगाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग उसको प्राइमर लगाते हैं, उसको पेंट लगाते हैं। एक तो आ गया एस्थेटिक पार्ट कि उसको दिखने में अच्छा हो, दूसरा आ गया कि वो लॉन्ग टर्म में चले। लॉन्ग टर्म में चलने के लिए हम, ताकि वो मतलब वहाँ पे रस्ट ना लग जाए, बिकॉज रस्ट लग जाएगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो कोरोशन है और आपका रस्टिंग है, इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। कोरोशन मतलब कोई भी मेटल का डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है उससे खराब होना होता है कोरोशन। रस्टिंग ऑफ आयरन
मतलब ये आयरन का खराब होना है ना। तो मतलब आयरन का खराब होना मतलब यहाँ पे रस्टिंग अगर बोल रहे हैं तो ये कौन सा सेगमेंट पे हम लोग बोल रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ व्हाट, कोरोशन। तो यहाँ पे आयरन का कोरोशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोल रहे हैं। ये क्लियर हुआ। कोरोशन मतलब कोई भी मेटल का खराब होना डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर से, स्लोली स्लोली होगा, एक ऐसा नहीं कि आज रख दिया कल ही खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, स्लोली स्लोली हो जाएगा। तो आयरन ऑफ अगर रस्टिंग हुआ तो फिर वो आयरन का कोरोशन हुआ। यहाँ पे दो टर्म ना अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब हुआ आयरन का कोरोशन। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका, अगर रस्टिंग का हम बात करते हैं तो रस्टिंग में ऑफ आयरन में, रस्टिंग ऑफ आयरन में सबसे पहले जरूरी है आपका आयरन, उसके बाद आपका हाइड्रेटेड होना जरूरी है, तो मतलब वाटर एंड एयर, एयर मतलब आपका मेनली ऑक्सीजन होना चाहिए। तो फिर आपका जाके बनेगा Fe2O3X H2O। ओके, ये आपका आ जाता है इसका फॉर्मूला। लाइक इट्स डिपेंड, एक्स वहां पे क्यों, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अभी इसको अगर बैलेंस करें तो फिर यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे XH2O। तो ये आपका आ जाता है इसका जेल फॉर्मूला। ये होता है आपका क्या, ये हो जाएगा आपका रस्ट। ओके, आर गेटिंग दिस और नॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो आता है इसका, इसके लिए अगर ये ना हो, पेंट करवा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है, तो ये गैल्वेनाइजेशन में आपका जिंक यूज होगा। ओके, अच्छा, और दूसरा एक टॉपिक आ जाता है जो अभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, वो है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था, कोरोशन में मेटल्स हो रहा था ना, यहाँ पे कुछ ऑयली चीज या फैटी टाइप का जो कुछ चीजें हैं उसका, जैसे अगर अगर आप लोग ना क्या करेंगे, जैसे मटन बनता है ना, तो अगर ना आप मटन, तो वहाँ पे ऑयल तो होता है ना मटन बनाने के बाद, तो उसको अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना, मतलब खुले खुले में रख देंगे, 2-3 दिन रख देंगे, तो उसके बाद ना देखना एक ऊपर ना एक लेयर क्रिएट हो जाता है। तो वो जो लेयर आपका ऊपर क्रिएट हो रहा है, दैट इज रैंसिडिटी, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, ताकि ये जो फूड है, फूड पे अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका समाप्त होता है फर्स्ट चैप्टर। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पे। ओके, सेकंड चैप्टर का डिस्कस करते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड का जो मेन कंपोनेंट है वो है आपका, अगर हम लोग बात करते हैं एसिड और इधर बात करते हैं बेसिस, तो जो एसिड का मेन कंपोनेंट है वो है H+ या H3O+, हाइड्रोनियम। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो H+ या H3O+ प्रोड्यूस करता है वाटर सॉल्यूशन में, तो वो होगा आपका एसिड। और बेस मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH-, तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बेसिस। यानी कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन एंड दिस इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन अगर प्रोड्यूस करेगा वो होता है एसिड, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो होगा आपका बेसिस। अभी जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड का, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका 3 के साथ हम लोग प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। एसिड का पहला प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं कि मेटल के साथ क्या करेगा, ये होगा आपका मेटल रिएक्शन विथ
मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, ये पहला सेगमेंट। एक मेटल ले लेते हैं जिंक और एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये करेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। मतलब कि यानी कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और पहला चैप्टर जो थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे थे कि ये वाला रिएक्शन कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में। और साथ मेटल प्लस HCl ले लेते, तो फिर ये क्या बनेगा, यहां पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन में ये था मेटल प्लस एसिड, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ और जिंक सल्फेट। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड तो कैल्शियम क्लोराइड और क्या फॉर्म हुआ, वाटर। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है कि जो अगर मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे गैसेस आने का चांसेस ज़्यादा है, और अगर कभी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे वाटर आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला आता है कि एसिड प्लस कोई कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट के साथ कौन सा ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां पे हम लोग दे देते हैं HCl। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस, देखिए कार्बोनेट है ना, एक आपको हैक बता देता हूं, कभी भी अगर कार्बोनेट होगा तो वो हमेशा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आने का चांसेस मोर देन 90% है। मतलब अगर कार्बोनेट होगा तो वो पॉसिबिलिटीज है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा ही आएगा। बराबर, ये आपको जान लेना है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज एग्जाम में आपका जितना भी सवाल आता है वो गैस रिलेटेड आता है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस आ रहा है, तो इसी क्वेश्चन को अगर रिलेट करना होगा तो बोलेगा एक ऐसा गैस प्रोड्यूस हो रहा है जो विच बर्न्स विथ पॉप साउंड, तो फिर उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है और ये क्या HCl, तो और एक कॉम्पोनेंट छूट गया दैट इज वाटर। बराबर, तो ये कहेंगे मेटल एसिड के साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे गैस आया व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड। उसके बाद ये सेकेंड वाला आया मेटल ऑक्साइड के साथ एक सॉल्ट आया, और ये क्या आया, एक वाटर प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पे एक एसिड प्लस अगर मेटल कार्बोनेट ऑफ मेटल, तो मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ तो उस केस में गैस आएगा CO2, और ये सॉल्ट और ये क्या वाटर प्रोड्यूस हो गया। ओके, अभी देखते हैं बेसिस का रिएक्शन। तो बेसिस का पहला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या एक बेस है ना, तो पहला वाला रिएक्शन हम लोग लेते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बनेगा सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, what will happen if zinc react with sodium hydroxide, it will form sodium zincate। ओके, सोडियम जिंकेट। साथ में और एक गैस भी होगा which is हाइड्रोजन। ओके, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आपका कोई गैस प्रोड्यूस होता है which burns with pop sound, then it will be हाइड्रोजन। ओके, अच्छा सेकेंड वाला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ले लेते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये वाटर प्रोड्यूस होगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिंक ने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया देन इट विल फॉर्म व्हाट, सोडियम जिंकेट। एंड रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक, ये वाला क्या होगा कि ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या, ये H2O। एक बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि पहली बात वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसे हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइन, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइन। तो क्विक लाइन में अगर आप वाटर दे देंगे वो बनेगा आपका स्लेक लाइन। स्लेक लाइन बनने के बाद उसको अगर आपने हवा में ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या प्रोड्यूस होगा, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो वाटर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर चला गया तो फिर वो क्या हो जाए, धीरे धीरे हार्ड होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला, ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे इन दोनों रिएक्शन को। ठीक है, अच्छा सेगमेंट आता है, वो आता है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ये मैंने पहले ही, जो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आता है कि अगर एसिड और बेस को आपने मिलाया, कि अगर आपने एसिड और बेस को आपने मिलाया तो वो बनेगा आपका सॉल्ट और क्या, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसको और ज़्यादा नहीं बोलते, इसके बारे में पहले बोल चुके हैं। तो एसिड और बेस को अगर मिलाएंगे तो आएगा आपका सॉल्ट और वाटर। ओके, नेक्स्ट, हाँ उसके बाद आता है कि व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है कि आपने एसिड को लिया जहां पे H प्लस, या बेस को लिया जहां पे OH माइनस है, उसका कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे आपने वाटर मिक्स कर दिया तो फिर ये जो कंसेंट्रेशन है एसिड का, मतलब एसिडिटी, मतलब H प्लस का या OH माइनस का, वो कंसेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तब हम इसे बोलते हैं डाइल्यूशन या डाइल्यूटेड एसिड। तो या तो एसिड कंसेंट्रेटेड होता है, या तो अगर उसको वाटर के साथ या बेस के साथ अगर वाटर को मिला दिया गया तो फिर वो वाला हो जाता है डाइल्यूटेड। तो मेनली एकदम सीधी सी बात है कि नॉर्मल एसिड है, उसके साथ आपने वाटर मिक्स कर दिया तो वो हो गया आपका डाइल्यूटेड, जहां पे H प्लस या अगर बेस हो तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कम होता है। अभी और एक सेगमेंट है कि जब हम लोग एसिड और बेस को, मतलब एसिड और बेस को वाटर से मिलाएंगे, सिर्फ एसिड को मान लेते हैं, एसिड को अगर अपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो फिर दोनों सेगमेंट आता है कि या तो एसिड को वाटर में डालेंगे या फिर वाटर को एसिड में डालेंगे, है ना। तो ये दो सेगमेंट आप याद रखिएगा, हम दिखा देते हैं एक बार से। हाँ, तो जो बोल रहे थे, अगर आपको एसिड और वाटर को मिक्स करना है तो एसिड को स्लोली वाटर में डालना है। वाटर को अगर एसिड में डालेंगे तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये थोड़ा सा स्प्लैश आउट हो सकता है। तो मतलब ये मान लेते हैं ये वाला एक कंटेनर है एसिड, और यहां पे ये है आपका वाटर। वाटर, तो ये जो एसिड, और इसको हम लोग, अभी ये एसिड है तो ये तो कंसंट्रेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग डाइल्यूटेड बनाएंगे। तो अगर डाइल्यूटेड बनाना है तो इसका दो उपाय हो सकता है कि या तो आप इसको यहाँ पे डालो या तो इसको यहाँ पे डालो, तो कौन सा हमारा राइट चॉइस होगा। और ये दोनों को अगर मिक्स करेंगे, ये जो रिएक्शन होता है ये आता है आपका एक्सोथर्मिक। क्या रिएक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आया तो मतलब कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो सकता है। तो अभी हम लोग किस हिसाब से करेंगे, मतलब किसको कहाँ पे डालेंगे। तो सबसे बढ़िया पहली बात है कि जो एसिड है आपका, एसिड को आप वाटर में डालेंगे स्लोली, लाइक एसिड शुड बी added to water acid should be added to water slowly। ओके, और जो रिवर्स अप करने जाएंगे, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई अगर वाटर वाटर
इज इनटू एसिड, तो इस केस में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं। बिकॉज अगर आप ये वाला करने जाएंगे कि वाटर को आपने एसिड में डाल दिया, तो उस केस में क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो जो जहाँ पे आप डाल रहे हैं वही फट जाए, स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्निंग भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला जो टॉपिक है, आते हैं वहाँ पे, वो है आपका इंडिकेटर्स। तो नाउ विल रीड अबाउट इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which changes their color or odor when they are added to acid or base, like turmeric, litmus, china rose. So these are the natural indicator, okay. Except that there are also different type of indicators also. One is synthetic indicator and another is what, olfactory indicators. If any substances changes its color when it contact or it is added to acid or base, then it is called synthetic indicator, like methyl orange. And olfactory indicators are those which changes its odor when they are added to acid or base. Is that clear? Okay. olfactory indicator यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है आपका वनीला, ओके। वनीला सेंस olfactory indicators. There are also different indicators also. हम लोगों ने सैम्पल पेपर जो किया था, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जितना भी सैम्पल पेपर में जो इंडिकेटर रिलेटेड किया है उतना ही करने से हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक आता है कि पीएच। तो पीएच स्केल क्या है ना, पीएच स्केल आपको मेनली इंडिकेट करेगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो अगर एसिड है या बेसिक है। तो अगर लेवल ऑफ एसिडिटी उसका क्या है या लेवल ऑफ बेसिसिटी उसका क्या है, तो मतलब ये जो पीएच स्केल आता है इसका रेंज आता है फ्रॉम 0 to 14 एंड 7 इज द न्यूट्रल वैल्यू। तो कंडीशन आता है कि इफ एनी सॉल्यूशन हैज लाइक less than 7, okay, the solution pH is less than 7, then it is acid. If pH is equal to 7, then it is neutral, and if it is pH greater than 7, then it's basic, okay, or it's acidic. अच्छा, और एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा और वहां पे बोला जाएगा कि आप बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो याद कैसे रखना दिमाग में कि जिसका पीएच जितना कम है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा स्केल है, ये अगर हमारा एक स्केल है, अगर हम लोग एक स्केल बनाते हैं इसका कि ये है आपका 7 और ये आपका 0 और ये आपका 14, तो यहाँ पे मान लेते 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, 3, 2 और 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अभी यहाँ से ये 7 न्यूट्रल है, तो 7 से जितना हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेवल ऑफ एसिडिटी विल इंक्रीज, राइट। और इधर से हम लोग जितना जाएंगे राइट में, तो जो बेसिसिटी है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो अगर वैल्यू का लेफ्ट में जाए तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और अगर न्यूट्रल पॉइंट से राइट में जाए तो बेसिक जो नेचर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। सो ये याद रखना, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है, स्पेशली केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चंस में, ओके। अच्छा, उसके बाद जो आता है आपका के सॉल्ट, ओके। जो सॉल्ट होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी फिर डिस्कस कर दिया कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हो
तब वहां पे आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको दोबारा नहीं करते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि हाँ, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो किस किस जगह आप यूज कर सकते हो। एक 3 ऐसा कंपोनेंट बताइए कि वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो आप बताना कि सोडियम क्लोराइड के साथ अगर आपने वाटर का रिएक्शन कर दिया तो वहां से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपका सोडियम क्लोराइड लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि और एक क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा रिएक्शन एक बार करके दिखाता हूं। हाँ, मान लीजिए आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया जो होता है आपका क्विकलाइन, वहां पे आपने वाटर दिया तो आपका बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइन। उसके बाद अगर आपने फिर से उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्लोरीन में दे दिया, देन इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर प्लस का ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो एक स्मेल आता है ना, वो जो स्मेल आता है वो किसके वजह से होता है, वो क्लोरीन के वजह से होता है। सो रिमेंबर दैट। ओके। अच्छा, उसके बाद आता है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इट्स बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज बाइकार्बोनेट। सी बी फॉर बेकिंग, ओके, एंड बी फॉर बाइकार्बोनेट। सो आप याद रखना कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट ही होता है, बिकॉज एग्जाम में ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है। सो बी फॉर बेकिंग एंड बी फॉर बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा। ओके। सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा पानी, ओके, ले लेते हैं और उसके बाद ले लेते हैं अमोनिया। ओके, क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। तब जाके आपका क्या बनेगा, अगर ये रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, मतलब यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रहेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2, NH3। तो यहां पे एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि सोडियम क्लोराइड यूज करके आप क्या क्या बना सकते हो, मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट बताइए जहां पे सोडियम क्लोराइड आपको चाहिए। एक तो आ गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ी देर पहले देखा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए भी आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए था। यहाँ पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए ये सोडियम, ये क्या है, H मतलब क्या, H मतलब नॉर्मल अगर कार्बोनेट होगा CO3 होता है, अगर कभी भी साथ में CO3 के पहले H आ जाता है तो बाइकार्बोनेट कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, B फॉर बेकिंग एंड B फॉर बाइकार्बोनेट, ये भी याद रखिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए भी लेकिन आपको सोडियम क्लोराइड का जरूरत पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, वॉशिंग सोडा। अभी वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा है वो आता है क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा क्या होता है, वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ अगर वाटर दे दिया तो Na2 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे कितना होगा, क्रिस्टलाइजेशन वाटर 10 मॉलिक्यूल्स होगा, याद तो रहेगा ना, वेरी गुड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा, ये दूसरा सेगमेंट आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड आई कैन एश्योर यू कि ये जो जहां पे एनसीईआरटी में वो जो पेजेस है ना, 2 पेजेस, मैं बार बार बोलता हूं, वहां पे बोर्ड्स में भी सवाल आएगा, स्कूल में भी उस 2 पेजेस से सवाल आएगा ही आएगा। आप लिख लो, एकदम आएगा ही आएगा वो, मतलब लाइक नोबडी कैन चैलेंज दोस 2 पेजेस। इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे, छोटा 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 छोटा, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है वहां पे, बन सकता है। ठीक है, वो क्या आता है, वो आता है कैल्शियम सल्फेट
एंड दैट इज हाफ H2O। इसके बारे में और ज़्यादा मतलब बातें नहीं करते, ये पता ही है आपको कहाँ पे काम में लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही रखना है। तो लास्ट वाला पेजेस से आपको क्या क्या पता चला कि सोडियम क्लोराइड आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में काम में लगा सकते हो। उसके बाद आपका जो सोडियम बेकिंग सोडा है, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लाइक बेकिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा आता है सोडियम कार्बोनेट along with the 10 molecules of crystallized water। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका आता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ओके, हेमी हाइड्रेटेड, ओके। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं ये दो पेजेस जो है, एक बार याद रखिएगा, और वो वाला रिएक्शन भी कि कैसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी नहीं है, मिटा दिया है। तो सोडियम क्लोराइड जाएगा आपका, उसके बाद आपको जाएगा CO2, ओके। उसके बाद आपका जाएगा एमोनिया और जाएगा वाटर। तो ये चारों को अगर मिलाएंगे, फिर से एक बार बोलता हूँ, सोडियम क्लोराइड, ओके, उसके बाद क्या, वाटर, उसके बाद CO2 और उसके बाद एमोनिया। ये चार अगर आप मिक्स कर देंगे तब वहां से आएगा आपका एमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में हमेशा कार्बोनेट से पहले एक H आ जाता है, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अगर कॉपर सल्फेट है तो वहां पे 5H2O आता है, ये याद रखिएगा। मेटल्स बोलने से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कुछ आयरन टाइप का, वो ऐसे टाइप का याद आता है ना दिमाग में, वैसे नहीं करना है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन नेचर, तो वो हमारा क्या है, मेटल्स है। जैसे कॉपर आ गया, बिकॉज वो कॉपर ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो छोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो होगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो व्हाट एवर द इफ एलिमेंट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आर मेटल्स, ओके। उसके बाद कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है मैं बोलता हूं, जैसे ये वाला मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है। और ये वाला कौन सा है, मैलेबिलिटी मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मैलेबिलिटी, ओके। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आता है वो आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि मेटल्स का जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा आपका डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैलेबिलिटी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हार्डनेस तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज एक्सेप्शनल। तो वो क्या हो जाता है, वो लेकिन नाइफ से भी काटा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब एक उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी ब्राइट होता है, तो वो आता है आपका लस्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स होता है उन सबका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देखा जाता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी दैट मीन्स दे आर कंपेटेबल विद द लाइक conduction of heat also, so they have thermal conductivity. Melting and boiling points, so generally इनका जो melting points होता है या boiling point वो क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे टंगस्टेन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ना। अच्छा, और मर्क्यूरी है वो उसका पॉइंट लोएस्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है। यार सोनोरस ऑल्सो, सोनोरस मतलब दे प्रोड्यूसेस साउंड, कि मतलब दो मेटल को आपने लगा दिया तो वो लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस साउंड ऑल्सो। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मान लीजिए एक मेटल्स है, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो फिर ये क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये इलेक्ट्रो क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये होता है इसका मेन बेसिक नेचर, ये इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट आता है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन बर्निंग इन एन फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं इसका, कि मान लीजिए अगर हम लोग रिएक्शन विथ क्या करते हैं, रिएक्शन विथ ये करते हैं, तो अगर इसको कॉपर और ऑक्सीजन को दे दिए तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड 2 वाला, है ना।
सीरीज है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो जब वाला जो फॉर्मूला आता है आपका, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जिम्बो फरारी फिर भी मिली होंडा सिटी, तो वहाँ पे आपको ये सीरीज वो जो वाला पार्ट है कि ये पोटेशियम, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बाद में इसको काम में लगाएंगे। सबको पता ही है कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जिम्बो फरारी फिर भी मिली होंडा सिटी, तो ये वाला एकदम ऊपर से क्या आ जाता है, ऊपर से आपका नीचे आ जाता है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, धीरे धीरे जितना नीचे आ रहा है इन लोगों का रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये यहाँ पे। और अगर आप दूसरे तरीके से बोलो कि नीचे से जितना ऊपर जा रहा है रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है ना। इसको हम लोग वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में काम में लगाएंगे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे से डिस्प्लेस करवाएगा, है ना। ओके, उसके बाद मेटल्स और वाटर का अगर रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। जैसे कैल्शियम और वाटर को अगर मिला देंगे, कैल्शियम मतलब एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ क्या, वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा, और ये साथ में हाइड्रोजन विच बर्न्स विथ क्या, पॉप साउंड, रिमेंबर दिस वन। लीजिएगा जिंक और HCl का अगर रिएक्शन करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूं वहां पे। अभी कुछ मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं जो एसिड के साथ कैसा रिएक्शन करता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स है जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। और रीज़न वो जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो कैटिना वाला फॉर्मूला, तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव है वो सब क्या करेंगे, अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे वो सब मेटल्स, तो सब में हाइड्रोजन और सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे, बराबर। तो फिर ये जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिंक और आ गया HCl, तो ये क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, दैट्स इट, बराबर ना। जो नाइट्रिक एसिड है वो वाला क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कर दिया, अगर HNO3 के केस में क्या होगा, या तो मेटल है और आपका डाइल्यूटेड HNO3 है, तो इस केस में होगा आपका सॉल्ट प्लस या तो NO2 या तो N2A प्लस होगा आपका क्या, आपका होगा वाटर। ओके, एक्सेप्ट ये कोई भी मेटल हुआ, अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज आता है उस केस में क्या होता है, उस केस में जैसे होता है कि मैग्नीशियम अगर मैंगनीज कोई मेटल्स होता है इन दोनों केस में, तो ये मेटल और आपका जो डाइल्यूटेड HNO3 है तो वो बनाता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन लाइक द प्रीवियस। तो बाकी सब केस में नाइट्रिक एसिड दूसरे टाइप का बिहेव करता है, इस केस में थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल है, याद रखिएगा। इसमें ही पॉसिबल है बिकॉज नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेटल वाला पार्ट खत्म करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उन लोग ये सब ब्रिटल्स होते हैं, मतलब इजीली टूट जाता है, मैलेबल डक्टाइल एकदम नहीं होता है जो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स था। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पे इनका जो फिजिकल स्टेट है, नॉर्मली इन लोगों का जो फिजिकल स्टेट होता है ये सॉफ्ट होता है, सॉलिड भी बहुत सॉफ्ट हुआ, सिर्फ एक केस में जो डायमंड होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन, वो हार्ड हो जाता है, बाकी केस में जैसे ब्रोमीन वो लिक्विड हो जाता है, बाकी सारा केस में ये क्या है, ये गैसेस है। ओके, अच्छा, दूसरा और क्या क्या प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की मेटेलिक लस्टर, इनका कोई लस्टर नहीं होता है, इनका कोई ब्राइटनेस शाइनी वैसा नहीं होता है। अच्छा,
और इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, ये दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो हो जाता है, ठीक है, बहुत लो होता है। अच्छा, उसके बाद अगर इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें नॉन मेटल्स का, उसमें क्या हो जाता है कि जो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन विथ वाटर, अच्छा, नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे जो हम लोग जो टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है वो है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर बॉन्ड की बात करते हैं, जो मैं और कार्बन एंड कंपाउंड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आप बॉन्ड का देखेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे काम कर देखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 281, जो कि मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दूसरा आता है क्लोरीन, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 287, ओके, 287, तो 281 एंड इट इज 287। तो यहाँ पे 281, यहाँ पे ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इट विल फॉर्म Na+, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, है ना। और यहाँ पे क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बनेगा Cl-, ओके, मतलब क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बनेगा, Cl-, राइट। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये Na अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ा Na+ बना, ये क्या बना, Cl- बना। तो ये Na+ और Cl- अगर जुड़ जाते हैं देन दे विल फॉर्म NaCl। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा इनका जो बॉन्ड है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ओके। तो ये आपको याद रखना है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पे मैं थोड़ा सा वहां पे ब्रॉडली डिस्कस करूंगा, कार्बन का जैसे वो हैंड होता है, 4 हैंड कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे काम करता है, ऑलराइट। अच्छा, दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, उनका जो मेनली आयनिक कंपाउंड्स होता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचर होता है, दोज आर सॉलिड बिकॉज ऑफ द strong forces of attraction between positive and negative ions, और दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, वो ब्रिटल भी होता है। तो फिजिकल एग्जाम में सवाल आया कि व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ओके। अच्छा, सॉल्युबिलिटी और ये सारा जो सॉल्युबल ये जितना भी कंपोनेंट होता है, अगर सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो सॉल्युबल वाटर में होता है आयनिक कंपाउंड्स, ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, ओके। अच्छा, उसके बाद होता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये नॉर्मली मोल्टन स्टेट में conduction of electricity molten state only, because otherwise in the solid form there is no chances of generating free electrons. So when they are in a molten state, at that time they can conduct electricity. Involved in extraction of metals, जो extracting metals होता है जिनका difference between ore and minerals, minerals मतलब होता है कि जो भी आपको अर्थ का क्रस्ट पे मिलता है, those are all minerals। और आपका जो दूसरा वाला वो है कि ओर मतलब होता है कि जिस मिनरल से आप इजीली एकदम मिनिमल एक्सपेंसेस में आप वहां से मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओर,
मतलब मिनरल्स जो भी मिलता है, अभी हर एक चीज़ मिल रहा है आपको वहाँ पे, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पे मेरे को अच्छा मेटल मिल रहा है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस एंड इजीली ऑल्सो। ओके, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ओर। सो दिस इज द डिफरेंस मिनरल्स एंड ओर। तो अभी ओर को अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दो फेज आता है, एक लो रिएक्टिविटी सीरीज आता है और एक क्या, हाई रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, उनको क्या करेंगे, सबसे पहले उनको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे। और एक बार अगर ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो उनको हीट देने से जो आपको मेटल चाहिए वो मिल जाएगा। तो जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में है उनको हम लोग एक चीज करेंगे, उनको पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, उसके बाद उनको हीट देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में है उनको हम लोग पहले रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करेंगे, उसके बाद रिडक्शन कर देंगे। और जो लास्ट में है आपका, जो टॉप में है, टॉप में आप करेंगे उसको, क्या करेंगे, उसको आप लोग जो टॉप में है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, तो फिर आपका मतलब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो फिर से पहला जो एकदम लो रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड को हीट दे देंगे। मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो है उसको रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने के बाद रिडक्शन कर देंगे, और जो टॉप में है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने से हो जाएगा। बस यहाँ पे खत्म होता है। और जो कोरोशन वो सब है यहाँ पे भी पार्ट है, बट वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जहाँ पे जिंक यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। और बाकी जितना भी वो कार्बन एंड कंपाउंड्स है वहाँ पे और ज़्यादा समझाना है, तो एक ही बार में वीडियो को मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया, तो वहाँ पे वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये ना आप लोग एक बार पढ़ो, ठीक है, ये एक बार देख लो, कॉपी लेके बैठो, और उसके बाद आप लिखो, जो सुन रहे हो उसको ही लिखो, जो सुनो बार बार सुनो, बार बार लिखो, बार बार सुनो, बार बार लिखो, पढ़ो मत। साइंस स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे तो फिर एकदम खत्म हो जाएगा। इवन सिर्फ रिएक्शन पहले कितना बार होता है कि कितना रिएक्शन आपने सुना है, एग्जाम में जाके लिख नहीं पाते हो, क्यों, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते ना, है ना। तो इसलिए आप लिखो, लिख लिख के करो।